हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई के पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2024 से लेके 2014 से लेके 14 से लेके 24 तक के, ठीक है। और चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्लास 12 फिजिक्स के अंदर आप ये चैप्टर पढ़ चुके हैं और आज डिस्कस करेंगे इसके पीवाईक्यू, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन सीबीएसई में पहले पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, ध्यान से देखना। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, द करंट डेंसिटी ड्यू टू ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर इज गिवन बाय। ओके, करंट डेंसिटी के बारे में देखो यहाँ पे हमसे पूछा गया है। तो जैसे कि आपको पता है, आप चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा हुआ, आई की वैल्यू क्या होती है, एन ई ए, और यहाँ पे लिखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी, ठीक है। इस फॉर्मूले को याद करने के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। कई बार हम बच्चों को सजेस्ट करते हैं, जैसे करंट जो होता है ना वो वीना के बराबर होता है, वी ई एन ए, ठीक है। जैसे मर्जी लिख लो, याद करने के अपने अपने शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, मेथड होती है। तो यहां से देखिए हमको चाहिए करंट डेंसिटी की बात कर रहा है, तो करंट डेंसिटी को हम जे से लिखते हैं और होती क्या है, करंट बाय एरिया कंडक्टर के लिए, क्योंकि कंडक्टर में करंट सरफेस पे ही फ्लो करता है। तो ये आपका बन जाएगा, फिर ए इधर आएगा तो एन ई और वी डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में पूछा गया था। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्टेडी करंट, स्टेडी मींस कांस्टेंट वैल्यू जो होती है, यानी कि करंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, 8 मिली एम्पियर फ्लो कर रहा है वायर में, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ लिए इसने जो किसी क्रॉस सेक्शन से पास होंगे कितने टाइम में, 10 सेकंड में। तो देखो बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे तो पहले आपको चार्ज बताना पड़ेगा। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, क्या इक्वल टू एन ई, कहां से आया आपने पढ़ा होगा, क्वांटाइजेशन से आया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन से आया, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले अगर क्यू आप फाइंड करोगे तो क्यू का फॉर्मूला क्या होगा, आई इंटू, आपको पता है टी, करंट की वैल्यू कितनी है 8 मिली होता है 10 की पावर माइनस का 3, टाइम है 10 सेकंड, चार्ज की वैल्यू बनेगी 8 इंटू 10 की पावर माइनस का 2, ठीक है। और करंट के साथ मिली जुड़ा है तो यहाँ पर भी मिली साथ में आएगा, वो लिखेंगे हम बाद में। अब क्यू होता है एन ई, तो यहाँ पे लिख दो एन ई, हमको चाहिए एन की वैल्यू, तो एन विल बी 8 इंटू 10 की पावर माइनस 2 और डिवाइड में आएगा ई, ई होता है एलिमेंट्री चार्ज, ओके। और एलिमेंट्री चार्ज आप सभी को पता ही होगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 होता है, डिवाइड करोगे ये 5 पे जाएगा, ये ऊपर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 10 की पावर 17 आएगा साथ में, तो ऑप्शन नंबर आपका देख लो बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगेन सीबीएसई 2023। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक डिवाइस के अंदर करंट चल रहा है I इक्वल टू 60। देखो पिछले वाले क्वेश्चन से ये थोड़ा सा अलग है, इसके अंदर कह रहा है कि करंट जो है वो कांस्टेंट नहीं है, पहले वाला स्टेडी करंट था, ये स्टेडी नहीं है, ये वेरी कर रहा है, 60 टाइम का फंक्शन है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई द्वारा 2023 के अंदर। तो I जो है वो आपका मिली एम्पियर में है, T आपका सेकंड में है, पूछा क्या इसने, द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिस थ्रू द डिवाइस इतने टाइम में, 0 से 3 सेकंड के बीच में कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा। अगेन चार्ज का फॉर्मूला हमको पता है I इंटू टी होता है, लेकिन बेटा ध्यान रखना ये जो करंट है ये पूरे टी टाइम के लिए फिक्स नहीं है, बदल रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो अगर करंट टाइम के साथ बदल रहा है तो बहुत ही थोड़े से टाइम के लिए तो कांस्टेंट होगा ना, dt टाइम के लिए तो क्या होगा, इसकी वैल्यू मान सकता हूं, लगभग बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा। तो dt टाइम में चार्ज फ्लो कर गया, मान लीजिए dq, हमको चाहिए टोटल चार्ज। तो टोटल कैसे निकालते हो, दो मेथड होते हैं, या तो आप क्या करो सोल्यूशन करो, या आप क्या करो इंटीग्रेशन करो। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ही ज्यादा स्मॉल टाइम इंटरवल ले रहा हूं, समीशन से काम नहीं चलेगा, समीशन से नहीं हो पाएगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो क्यू आएगा आपका, इंटीग्रेशन करोगे आई डी टी, आई की वैल्यू कितनी दे रखी है 6t, और यहाँ पे लिखोगे dt, और देखो पूरा का पूरा टाइम का फंक्शन दिखाई दे रहा है, एक ही वेरिएबल है t, और t की वैल्यू वेरी करी 0 से 3, लिख दीजिए 0 से 3, इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे 6t² बाई 2, लिमिट से अप्लाई करेंगे 0 से 3, 6/2 तो बाहर ही लिख लोगे क्योंकि कांस्टेंट है, 6/2 कितना आएगा 3 आ गया। यहाँ पे देखो t का स्क्वायर है, अपर लिमिट पुट करो, 3 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, लोअर लिमिट पुट करोगे तो 0, 9 इंटू 3 27, और साथ में देखो
जो करंट है वो लिख रखा है मिली एम्पियर में, तो यहाँ पे मिली, तो यहाँ पे भी हम साथ में मिली लगाएंगे, मिली कूलाम। ऑप्शन नंबर सी। आगे चलेंगे। ये वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, सीबीएसई ने पूछा था 2023 में। ये क्या कह रहा है कि एक एक्सटर्नल रजिस्टर जोड़ रखा है, एक सेल है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे हम लिखते हैं, ओके, ऐसे स्मॉल आर से लिखते हैं। कोई भी सेल होता है ना, उसका सेल का क्या होता है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। इंटरनल मींस उसके अंदर का। आपको पता होगा, कोई भी सेल होता है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड होती है, और वो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डुबोई गई होती है ना। तो जब करंट फ्लो करता है, जब सर्किट क्लोज होता है, तो वो करंट जो है आपका, देखो इधर देखिए, जैसे एक सेल है तो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड होती है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। जब करंट फ्लो करता है तो इलेक्ट्रोलाइट जो है आपका, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से भी वो करंट फ्लो करता है, तो उस इलेक्ट्रोलाइट का जो रेजिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, प्लस माइनस एक्सटर्नल रजिस्टर आर, इसको ऐसे जोड़ देते हैं, सर्किट हो गया क्लोज। पूछा क्या है, आर की वैल्यू इसने पूछी है, और गिवन क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप दे रखा है। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल ड्रॉप्स टू वी, वो वी दे रखा है, यानी कि इसके अक्रॉस अगर आप देखोगे वी कैसे निकालते हैं, वी का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू आर, यही फॉर्मूला आता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। देखिए v इक्वल टू आई इंटू आर। और करंट सर्किट में करंट कितना होगा, करंट कैसे फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा। सर्किट में करंट होगा कितना, फॉर्मूला क्या होता है, ओम्स लॉ अप्लाई करो, पोटेंशियल बाय रेजिस्टेंस, पोटेंशियल कितना है E, सर्किट का रेजिस्टेंस देखिए, ये R और ये R दोनों सीरीज में है, सेम करंट फ्लो करेगा, लिखा जाएगा यहाँ पे R प्लस, करंट की जगह क्या लिखूंगा, R प्लस R, ऐसे E बाय R प्लस R, और साथ में R तो मल्टीप्लाई में पहले से यहाँ पे था, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले जाओ, ये आएगा R प्लस R इक्वल टू V, उधर चला गया E बाय V इंटू R। हमको तो ये चाहिए, तो ये आएगा आपका E बाय V R, और ये माइनस का R। क्या करोगे बेटा आगे इसमें, अब देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, R अगर मैं कॉमन लेता हूं तो ब्रैकेट में क्या आएगा यहाँ पे, E माइनस V बाय V। ऑप्शन चेक कर लीजिए, E माइनस V बाय V इंटू R। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए, two sources of equal EMF are connected in series. This combination is in turn connected to an external resistance R. The internal resistance of two sources are R1 and R2. If potential difference across the sources of internal resistance R1 is 0, then R equals to, R की वैल्यू पूछी है कि R किसके बराबर होगा। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है हमसे कि पोटेंशियल, देखो किसके अक्रॉस कह रहा है, 0 है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सोर्स ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस R1 इज 0। तो R1 के अक्रॉस अगर 0 है तो मैं लिखूंगा यहाँ पे V का फॉर्मूला क्या होता है, E माइनस आई इंटू आर, यही फॉर्मूला होता है। तो कौन से सोर्स की बात कर रहा है, R1 वाले की, तो यहाँ पे लिख देता हूँ E1 लिख देता हूँ, यहाँ पे R1 लिख देते हैं, ठीक है ना। और पोटेंशियल की वैल्यू क्या कह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सोर्स ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस R1 0 दे रखा है, तो V की वैल्यू 0 दे रखी है। यहाँ पे लिखोगे आप क्या, E1 लिख दीजिए, माइनस आई की जगह क्या पुट करोगे, ठीक है ना, आई की जगह क्या पुट करोगे, आई क्या होगा, सर्किट का टोटल करंट, सर्किट में टोटल करंट कितना होगा। देखो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, टू सोर्सेज ऑफ इक्वल ईएमएफ आर कनेक्टेड इन सीरीज, एक बार जोड़ देते हैं, देखो ओके, टू सोर्सेज ऑफ इक्वल ईएमएफ आर कनेक्टेड इन सीरीज, दिस कॉम्बिनेशन इज इन टर्न कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रजिस्टर, ठीक है, एक एक्सटर्नल रजिस्टर है उसके साथ भी इसको जोड़ा गया। एक काम और करना, साथ में आप इसका इंटरनल भी साथ में लगा देना है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है ना सेल का, खुद का भी होता है इंटरनल, वो साथ में लगा देना, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसका ईएमएफ तो ई है दोनों का सेम, लेकिन उनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो अलग अलग है, इसका R1 है, इसका R2 है, और बाहर आपने जो जोड़ा है एक रजिस्टर आपने जोड़ा है R, ये लिख दीजिए यहाँ पे R लिख दीजिए, ठीक है। अब बोलो, तो सर्किट का टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा, आपको पता है सीरीज में कितना हो जाता है, E प्लस ई कितना हो जाएगा, ये 2E। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा करंट की जगह क्या लिखूंगा, 2E। अच्छा E1 E2 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों सेम है। देखिए E1 E2 लिखने की जरूरत नहीं, दोनों सेम ही, ठीक है। चलिए 2E बाय सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं R1 R2 R सीरीज में है, तो लिखूंगा नीचे यहाँ पे R प्लस R1 प्लस R2 इंटू में क्या है, पहले बड़े सेल की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपका R1 और ये 0 है। तो देखो यहाँ पे क्या करोगे, E को कॉमन ले लो, फिर इधर ले आओ, वो भी 0 हो जाएगा। अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचेगा, देखो
तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको एक बार, इसको राइट में लेके आऊंगा तो मेरे पास बनेगा 2e/r प्लस r1 प्लस r2, और यहाँ पे है r1 और ये e के बराबर है, e से ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, हमको चाहिए वैल्यू, किसकी चाहिए वैल्यू, हमको तो r चाहिए ना, तो इसको इधर लेके आओ, तो मेरे पास आएगा ये 2r1 इक्वल टू, ये आएगा r प्लस r1 प्लस r2। हमको r की वैल्यू चाहिए, तो r क्या बनेगा, r इक्वल टू, r जो हमारे पास आएगा, देखो ये r1 इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा r1 और वो इधर आएगा माइनस में, r1 माइनस r2। लेकिन ऑप्शन में आपको r1 माइनस r2 दिख रहा, कहीं पे नहीं दिख रहा, r2 माइनस r1 दिख रहा है। यहाँ पे देखो एक चीज और लिखी है इधर, ये देखिए, इसने बोला कि r2 ज्यादा है, r2 ज्यादा है किससे, r1 से। अगर r2 ज्यादा है तो इसका मतलब r की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे नेगेटिव आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव नहीं आएगी, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2023 का है ये भी, देखो तो देखो इसमें क्या पूछा है आपसे, अ करंट ऑफ 0.8 एम्पियर फ्लो इन अ कंडक्टर ऑफ 40 ओम फॉर 1 मिनट, हीट प्रोड्यूस्ड, देखो बेटा ये बिल्कुल 10th क्लास में आप इस तरह के क्वेश्चन करके आए हैं, हीट प्रोड्यूस्ड आई स्क्वायर आर टी, हीट प्रोड्यूस्ड पूछ लिया, आई स्क्वायर, करंट कितना देखो 0.8, इसका क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है 40, टाइम कितना है 1 मिनट, उसको सेकंड में मतलब तो 60। ठीक है, बस इसको सोल्व करेंगे, 8 का स्क्वायर करोगे 64 आएगा। ओके, और 10 की पावर माइनस का 2 लिख दो, 40 60 मल्टीप्लाई करो इसको, 6 4 जा कितना हो गया यहाँ पे 24 की मल्टीप्लाई 64 से करोगे तो देखो कितना आएगा, तो यहाँ पे लिखूंगा 64 इंटू 24। ओके, और साथ में देखो 10 की पावर इकट्ठी कर लो जितनी भी है, 1 2, और ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, तो बस ये बचेगा 64 इंटू 24। कैसे कैलकुलेट करो, 4 इंटू 4 कितना आएगा 16, यानी कि यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है, इधर देखो यूनिट प्लेस पे 6 सिर्फ इसमें दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, अ कंडक्टर ऑफ 10 ओहम, ये भी 2023 का ही क्वेश्चन है, कंडक्टर ऑफ 10 ओहम इज कनेक्टेड अक्रॉस 6 वोल्ट आइडियल सोर्स, पावर सप्लाइड बाय सोर्स टू द कंडक्टर इज। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि जो सोर्स है वो कितनी पावर सप्लाई कर रहा है। तो देखो पावर का फॉर्मूला हम सभी को पता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई। ओके, पावर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, V इंटू आई होता है। तो यहाँ पे देखो अप्लाई करेंगे, P इज इक्वल टू, अब देखो कंडक्टर है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 10, बैटरी कितने वोल्ट की है 6 वोल्ट की है, तो V कितना है यहाँ पे 6, और I क्या होता है हमको पता है V/R, तो V 6 और R कितना है 10, तो कितना आएगा फिर ये 3.6 और वाट, ऑप्शन नंबर सी जो है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए भाई, देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे कि 2 वायर्स हैं, यहाँ पे देखो आप देख सकते हैं, 2 wires A and B of different metals have their lengths in the ratio 1:2, उनकी लेंथ का रेशो हमको दिया है 1:2, यानी कि देखो LA डिवाइडेड बाय LB, ये हमको दिया है 1:2। रेडियाई का रेशो दे रखा है 2:1। देखो रेडियाई का रेशो है तो एरिया का रेशो क्या होगा, एरिया क्रॉस सेक्शन का रेशो पूछा जाए तो पहले का एरिया और दूसरी वायर का एरिया, उसका रेशो क्या हो जाएगा, देयर रेडियाई इन रेशो 2:1। ओके, 2:1 है, तो एरिया आपको पता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो रेडियस का हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आएगा फिर 4:1। ठीक है, ये अभी आगे हमारे काम आएगा। आगे क्या पूछा जिन्हें, IV ग्राफ आपको दे रखा है, सबसे पहले पार्ट में पूछा जिन्हें रेजिस्टेंस बताइए RA/RB कितना होगा, RA डिवाइडेड बाई RB, ये हमसे पूछा गया है। देखो रेजिस्टेंस का रेशो हम फाइंड करेंगे दोनों वायर के लिए, ए के लिए और बी के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफ कौन सा है, यहाँ पे IV ग्राफ है, एक तो देखो आपने पढ़ा VI ग्राफ, VI ग्राफ में हम पढ़ते हैं VI ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमको क्या देता है, VI ग्राफ का स्लोप हमको देगा रेजिस्टेंस, लेकिन IV ग्राफ का स्लोप हमको क्या देगा 1 बाय रेजिस्टेंस, तो इसलिए ये IV ग्राफ है, तो इसलिए RA की जगह मैं लिखूंगा 1 बाय टेंजेंट थीटा A, जो A ने बनाया, क्योंकि देखो ये IV ग्राफ है ना, तो IV ग्राफ का स्लोप
IV ग्राफ का स्लोप जो होगा, स्लोप यानी कि आपको पता है स्लोप टेंजेंट थीटा हम लिखते हैं, तो स्लोप जो होता है IV ग्राफ का वो होता है 1/r। तो डेट्स वाई आर ए की जगह पे मैं लिखूंगा 1/टेंजेंट थीटा ए, और आर बी के लिए ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे आएगा टेंजेंट थीटा बी। तो अब लिख देते हैं टेंजेंट थीटा बी, यानी कि बी के लिए एंगल कितना है 45 है, 45 डिग्री, और ए के लिए जो एंगल है वो है हमारे पास टेंजेंट, और थीटा ए हमारे पास कितना है आप देख सकते हैं वो 30 है। वैल्यूज पुट करेंगे, टेंजेंट 45 हमको पता कितना 1 होता है, डिवाइडेड बाय टेंजेंट 30 हमारे पास कितना होता है साइन 30 बाय कोस 30। ओके, तो ये आएगा, एक बार इधर लिख देता हूं मैं, टेंजेंट 30 ओके, साइन 30 यानी कि 1/2, और कोस 30 कितना होता है √3/2, तो ये 1/√3 आएगा, 1/√3, यानी कि आपका आंसर कितना आएगा √3/1, ये आपका आंसर आएगा। सेकंड पार्ट में देखो क्या पूछा है, रजिस्टिविटी का रेशो बताइए। सेकंड पार्ट में पूछा इसने रजिस्टिविटी का रेशो बताइए। तो देखो रजिस्टिविटी का रेशो कैसे बताएंगे, यहीं पे और हम इसको लिख देते हैं। देखो रजिस्टिविटी का रेशो, आपको पता है रजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए जैसे कि आपको पता है कि हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, R इक्वल टू रो L बाई ए, यही फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला होता है। और इसके अंदर ये जो है ना ये होती है रजिस्टिविटी, तो रजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या बनेगा R A बाई L, ओके, ये फॉर्मूला बनेगा R A बाई L। तो यहाँ पे पूछा इसने रजिस्टिविटी का रेशियो, यानी कि देखो रजिस्टिविटी को हम रो से लिखते हैं लेकिन इसने यहाँ पे सिग्मा से लिख दिया, आप कंफ्यूज मत होना, जो लिखा है उसको एक बार पढ़ लेना, रजिस्टिविटी बोला है तो रजिस्टिविटी ही लेके चलना। वैसे हम देखो कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से लिखते हैं, तो पेपर में अगर ये आ जाए तो आप उसको कंडक्टिविटी नहीं मानोगे, क्योंकि इसने साथ में लिख दिया है कि वो रजिस्टिविटी है, तो आप इसको रजिस्टिविटी ही मानोगे। तो लिख देते हैं यहाँ पे देखो सिग्मा ए डिवाइड बाय सिग्मा बी, ये हमारे पास क्या आएगा। तो इसके लिए देखो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे साइड में लिखा है, आप अप्लाई कर लो, आर ए एरिया पहले वाली वायर का, ए वायर का डिवाइड बाय पहले वाली वायर की लेंथ, और नीचे है सिग्मा बी, तो यहाँ पे भी लिखोगे आर बी एरिया बी वाली वायर का, और ऊपर आएगा लेंथ किसकी बी वाली वायर की। इसको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, यानी कि आर ए डिवाइडेड बाय आर बी इंटू एल बी डिवाइडेड बाय एल ए इंटू एरिया ए वायर का डिवाइडेड बाय एरिया नीचे बी वाली वायर का। अभी सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखी हुई है। आर ए बाई आर बी अभी हमने फाइंड किया था, कितना आंसर आया था हमारे पास √3 आया था, लिख देते हैं यहाँ पे √3 इंटू एल ए बाई एल बी 1/2 है, तो एल बी बाई एल ए कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। ये रेशो देखो ए का और बी का रेशो दे रखा है 4:1, यानी कि आपके 4 आ जाएगा, तो आपका आंसर कितना आएगा 8√3, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, 8√3 बोलो या फिर 8√3/1 बोल दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द टेम्परेचर एट विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेज बाय 25% ऑफ इट्स वैल्यू एट 27 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज दिस। ये क्वेश्चन CBSE 2024 में पूछा गया था। ओके, देखिए तो हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमने टेम्परेचर फाइंड करना है जिसपे जो रेजिस्टेंस है किसी कंडक्टर का वो 25% बढ़ जाएगा। तो देखो रेजिस्टेंस के लिए हम जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं आप सभी को पता होगा, R इक्वल टू, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है R इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा और डेल्टा टी, ये हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये कह रहा है कि आप वो टेम्परेचर बताइए जिसपे जो रेजिस्टेंस है वो 25% बढ़ जाएगा, यानी कि R जो है ना वो R0 का 25% ज्यादा होगा। ओके, यानी कि सिंपली मैं इसको लिख देता हूं, देखो अगर R जो है वो R0 का 25% अगर ज्यादा होगा तो मैं इसको R0 का डायरेक्ट 125% लिख देता हूं, हो गया 125% लिख दिया, तो ये 25% ज्यादा बढ़ा के मैंने लिख दिया। इधर है आपका R0 है 1 प्लस अल्फा की वैल्यू इसने दे रखी है, बाद में हम पुट कर लेंगे अल्फा, और डेल्टा टी आपको पता है डेल्टा टी क्या होता है, एक बार मैं इसको डेल्टा टी सिंपल हम इसको लिख देते हैं। R0 से ये
कैंसिल हो जाएगा, 25 पे डिवाइड करो 5 4, तो मेरे पास 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी जो है उसकी वैल्यू मेरे को मिल रही है यहाँ पे 5/4। तो यहाँ से मैं डेल्टा टी निकाल सकता हूँ, तो देखो क्या आएगा मेरे पास, अल्फा डेल्टा टी इक्वल टू 5/4, ये उधर जाके 1 माइनस में हो जाएगा, तो आपका ये आएगा 1/4। आगे चलेंगे तो डेल्टा टी मेरे पास कितना आ रहा है, डेल्टा टी इक्वल टू 1/4, और ये अल्फा भी इधर आके डिवाइड में आ जाएगा 1/अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 है, तो 10 की पावर ऊपर लिखोगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। डेल्टा टी आपको पता है, डेल्टा टी क्या होता है, टी माइनस टी नोट होता है, इक्वल टू क्या वैल्यू आ रही है, देखो ये 1/8 और ऊपर है 10 की पावर 4। यहाँ पे देखो इनिशियल वैल्यू दे रखी है 27 डिग्री सेल्सियस, और हमसे पूछी है फाइनल टेम्परेचर बताइए, तो टी नोट तो इसने दे रखा है, तो यानी कि देखो लिख देते हैं इधर, टी नोट कितना हमारा 27 डिग्री सेल्सियस, अगर कैल्विन में लिखोगे तो ये 300 कैल्विन हो जाएगा। ओके, 300 कैल्विन, तो टी कितना आएगा हमारे पास, ये उधर जाके ऐड करोगे इसको 300 प्लस और 10 की पावर 4/8, इधर लिख देते हैं इसको, टी इक्वल टू 300 प्लस 10 की पावर 4, यानी कि ये हो गया आपका 10,000 डिवाइड बाई 8। ओके, 8 से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। पहले 4 से कर लो, जैसे 4 पे 2 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे कितना आएगा 25 आएगा, और 2 जीरो लगाओगे, फिर 2 से फिर डिवाइड करो इसको 1 2, ठीक है, 1250 आ गया, उसमें 300 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा ये 1550 कैल्विन, ये आपका आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन 2023 का क्वेश्चन है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस अ गिवन कंडक्टर इज डबल, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए क्या कह रहे हैं इसमें कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है, जो हमने अप्लाई किया है किसी कंडक्टर के अक्रॉस, उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम डबल कर रहे हैं, डबल कर दिया, तो इससे मोबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, मोबिलिटी जो होती है ना म्यू से लिखते हैं हम, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी म्यू ई से लिख देंगे, तो बेटा मोबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। आगे चल के इसको लिख दोगे तुम, क्या मोबिलिटी पे पूछा है तो इसको लिखोगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी, एक मिनट रुकिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी एक फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूं साथ में। देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है ई टाउ डिवाइडेड बाय एम, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, साथ में ई पहले से है यहाँ पे। ओके, याद रखोगे ई टाउ डिवाइडेड बाय एम, और ई पहले से था, ई हो जाएगा इस तरह, तो ये आपका कैंसिल हो रहा है, तो जो मोबिलिटी है वो फॉर्मूला क्या आएगा, ई टाउ डिवाइडेड बाय एम, और ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। व्हाट इट मींस कि पोटेंशियल को चेंज करने से मोबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, नो इफेक्ट। दूसरा पार्ट देखो, द करंट डेंसिटी इन द कंडक्टर जस्टिफाई योर आंसर, करंट डेंसिटी जो होती है कंडक्टर की उस पर क्या इफेक्ट होगा। अब देखो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला अभी आपको बताया था, J इज इक्वल टू क्या होता है, NeVd, ये फॉर्मूला होता है। आगे चल के हम इसको लिखेंगे Ne, और Vd जो है अभी आपको बताया था E टाउ बाई एम, थोड़ा सा और आगे इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे N ई स्क्वेयर, और ये जो ई होता है ये आप सभी को पता ही होगा, V बाई एल, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। ओके, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, तो V टाउ डिवाइडेड बाई एम, और साथ में एल भी आएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, तो उससे करंट डेंसिटी V को अगर डबल करोगे तो करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ओके, ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीबीएसई 2022 का क्वेश्चन है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। देखो टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी कि अल्फा, अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है, नेगेटिव किसके लिए होगी, याद रखोगे अल्फा की वैल्यू नेगेटिव उसी मटेरियल के लिए होगी जिसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने के साथ डिक्रीज होगा। आपको पता है मेटल तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे मेटल का तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा,
ओके, और जो रजिस्टिविटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सॉरी, इसको मैं रो से लिख देता हूँ, रजिस्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर भी देखो मेटल आ गया तो ये तो हो नहीं सकता, इसमें मेटल आ गया ये भी नहीं होगा, इसमें भी इसने मेटल डाल दिया बीच में तो ये भी नहीं होगा, है ना। हर जगह देखो मेटल को घुसा रखा है तो ये तो नहीं होंगे। ये आप देखिए सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर जो होते हैं उनके पास एक खास प्रॉपर्टी होती है कि सेमीकंडक्टर का अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका जो रेजिस्टेंस है, उसकी जो रजिस्टिविटी है वो कम हो जाएगी। तो इसलिए सेमीकंडक्टर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, सीबीएसई 2022 का क्वेश्चन है। पोटेंशियल डिफरेंस 200 वोल्ट जो है हम क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं अक्रॉस अ कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 100 है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू इट इन 1 सेकेंड, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन हमने किया भी है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ लिए तो सबसे पहले तो चार्ज निकालोगे, फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, आई इंटू टी हम लिखेंगे इसको, ओके। और करंट, सर्किट में करंट क्या होता है, वी बाई आर होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इनटू में इसको मैं टी लिखूंगा। वी की वैल्यू 200 है, आर की वैल्यू, रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का, 100 है, और टाइम कितना है, 1 सेकेंड है, 1 है ना, हाँ 1। तो ये आपको कितना आएगा, ये 2 आएगा, ओके। यहाँ पे क्या आ गया, क्यू की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2 कूलम, क्या लिखोगे, 2 कूलम लिखोगे। उसके बाद पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो क्यू आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, एन ई होता है, एन ई इक्वल टू 2 कूलम। तो यहाँ से एन कितना आएगा, 2 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, इसको डिवाइड कर दोगे तो 10 की पावर माइनस का 19 ये तो ऊपर चला जाएगा, प्लस का 19 हो जाएगा, ठीक है। और साथ में क्या आएगा, 2 को अगर आप डिवाइड करोगे किससे, 1.6 से, तो कितना आएगा, डेसिमल को हटा दूंगा, ऊपर 20 चला गया, 1 पे जाएगा, ठीक है। फिर कितना रह गया यहाँ पे 4, तो फिर डेसिमल लगा के 2 पे जाएगा ना, तो 1.2 समथिंग और 10 की पावर प्लस का 19, तो ये आपका ऑप्शन जो होगा ठीक हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन सीबीएसई 2022 क्वेश्चन देखिए। तो इस क्वेश्चन में देखो हमसे क्या पूछा है, इफ एन ई टाउ एंड एम हैव देयर यूजुअल मीनिंग देन द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इज गिवन बाय, ओके। तो देखो रेजिस्टेंस के बारे में पूछ रहा है कि वायर का जो रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो वायर का रेजिस्टेंस आप कैसे बताओगे, अब यहाँ पे आप देखो वायर का हमने क्या बताना है, यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस बताना है। तो रेजिस्टेंस के लिए हम क्या कर सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, आई इक्वल टू, मैंने आपको बताया था एन ई ए वी डी। देखो कई बार हमको डायरेक्ट फॉर्मूला जो है वो याद नहीं होता, तो हम इस तरह से रीअरेंज कर लेते हैं। तो आई जो है वो क्या होगा, एन ई ए वी डी की जगह आप लिखोगे ई ई टाउ बाई, ओके। चलो एक बार मैं लिख देता हूँ, ई का स्क्वायर हो जाएगा, फिर ई लिखोगे, ई की जगह मैं वी लिख देता हूँ, टाउ लिख देता हूँ नीचे एम, और यहाँ पे एल भी आएगा। वी को इधर ले आओ तो आई बाई वी इक्वल टू क्या आएगा, एन ई स्क्वेयर ए टाउ डिवाइडेड बाई एम एल। और आपको पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, आई इंटू आर होता है, और आर क्या होगा, वी बाई आई होगा, है ना। तो वी बाई आई यहाँ से निकालो, तो वी बाई आई कितना आ रहा है मेरे पास है, इसको एम एल और नीचे एन ई स्क्वेयर ए टाउ, यू कैन सी, मैच कर लो, एम एल एन ई स्क्वेयर ए टाउ, ये आपका आंसर ठीक हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट रुकेंगे, मैं वीडियो चेक कर लेता हूँ एक बार। चलिए ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। देखिए क्या पूछा, देखो इसमें टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ कुछ मटेरियल है आपके पास। जैसे ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया, पहले आप देख लीजिए, सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर, सीबीएसई साइट पे जो सैंपल क्वेश्चन पेपर डालती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको वो करने चाहिए, वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। 21-22 का सेशन। तो 2 मटेरियल के लिए कुछ रिलेशन दे रखी है, किसकी, रजिस्टिविटी की और टेम्परेचर की। तो बताना कि मटेरियल कौन सा है। अब आप ये देखिए पहला वाला मटेरियल में क्या हो रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रजिस्टिविटी घट रही है। मेटल तो ऐसा नहीं करते, मेटल तो ऐसा नहीं करते, ओके। तो मेटल को छोड़ के कुछ और होगा। अब ऑप्शन देखो, यानी कि सेमीकंडक्टर ऐसा शो करते हैं, अभी मैंने बताया था आपको। तो ऑप्शन फर्स्ट वाला क्या होगा, मटेरियल ए जो है वो कॉपर नहीं हो सकता, ठीक है। इधर लिखा है जर्मेनियम और बी लिखा है कॉपर, तो ये ऑप्शन ठीक हो सकता है,
ओके। जर्मेनियम, आपको पता है ना जर्मेनियम क्या होता है, सेमीकंडक्टर है। नाइक्रोम, कॉपर तो ये नहीं होंगे, ठीक है ना, ये नहीं होंगे। तो क्या होगा, राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन है, देख लीजिए। असर्शन रीजन क्वेश्चन है। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट इन अ कंडक्टर इट डज नॉट मीन दैट ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। देखो, ड्रिफ्ट, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कब करेगा, जब आप किसी कंडक्टर के अक्रॉस फील्ड अप्लाई कर दोगे, बैटरी से उसको जोड़ दोगे। तो जब बैटरी से आप उसको जोड़ोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स कुछ वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे, उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है ये, कि सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव नहीं करते। बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं, उनका नॉर्मली जिगजैग मोशन होता है। ड्रिफ्ट, जब आप बाहर से फील्ड अप्लाई करोगे, बैटरी अप्लाई करोगे, इवन देन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर रहे होंगे। रीजन में क्या लिखा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज सुपर इम्पोज ओवर लार्ज रैंडम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या करती है, बेसिकली सुपर इम्पोज कर जाती है, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है। देखो, रैंडम वैसे तो मोशन चलता रहता है इलेक्ट्रॉन्स का, लेकिन यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हो जाएगी वो सुपर इम्पोज कर लेगी लार्ज रैंडम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो, साथ में ये खुद कह रहा है कि लार्ज रैंडम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो रीजन असर्शन को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और रीजन जो है वो एक्सप्लेन भी करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ठीक है, वो आप चेक कर लेंगे पेपर के अंदर कि ऑप्शन ए क्या कह रहा है। ऑप्शन ए मोस्टली जो होता है कि असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एंड रीजन इज एक्सप्लेनिंग द स्टेटमेंट और असर्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन मैंने एक साथ ही डाले हैं, सिंपल से क्वेश्चन देख लीजिए। केसीएल आपने पढ़े हो, किरचॉफ के रूल आपने पढ़े होंगे। एक किरचॉफ का आपने करंट वाला रूल पढ़ा होगा, एक किरचॉफ का आपने वोल्टेज वाला रूल पढ़ा होगा। तो कह रहे हैं कि वो आर रिस्पेक्टिवली बेस्ड ऑन, किसके ऊपर वो आधारित है, किसके ऊपर वो बेस्ड होते हैं। ध्यान से देखिए, जो करंट वाला रूल है किरचॉफ का, वो बेस होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर। क्योंकि हम बोलते हैं ना, देखो हम बोलते हैं, देखो जो केसीएल है, केसीएल में हम क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ये जो टोटल करंट होगा ऐसे I1 प्लस I2 प्लस, है ना, किसी भी जंक्शन पे जब हम लिखेंगे ऐसा हम उसको लिखते हैं। तो यानी कि करंट जो होता है, जो केसीएल जो हम लिखते हैं, वो किस पे बेस होता है, वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे होता है। और दूसरी बात जो है ये, आप जो हम केवीएल लिखते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लूप जो हम बनाते हैं, केवीएल जो है वो किस पे बेस होता है, वो बेस होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। तो बेस्ट ऑप्शन देखो, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहले वाला मोमेंटम तो इसमें नहीं आएगा, पहले वाले में एनर्जी भी नहीं आएगा, पहले वाले में आएगा चार्ज और दूसरे वाले में आएगा, अच्छा इसमें मोमेंटम दे दी, ये भी नहीं आएगा, इसमें चार्ज और एनर्जी। तो डी ऑप्शन जो वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ओके। देखो, इसको इतना आई थिंक इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, कोई भी देखो आपने इस तरह का सर्किट बनाया होगा, ऐसे यहाँ से करंट कुछ आ रहा है आई, और इधर मान लीजिए कुछ करंट इधर चला गया I1, कुछ इधर चला गया I2। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, इधर से कुछ चार्ज आ रहा है Q, कुछ चार्ज इधर चला गया, कुछ चार्ज इधर चला गया, है ना, बट टोटल जो सम होगा चार्ज का वो इस Q के इक्वल ही आएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इसमें होता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, अ डीसी सर्किट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इनसाइड द बैटरी एंड आउटसाइड द बैटरी रिस्पेक्टिवली आर। एक डीसी सर्किट के अंदर जो करंट की दिशा होती है, जो डायरेक्शन होती है, बैटरी के बाहर किधर होती है और बैटरी के अंदर किधर होती है। तो देखो, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, बैटरी के बाहर आपको पता है करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, बैटरी के पॉजिटिव से लेके नेगेटिव टर्मिनल तक होती है। ठीक है, और बैटरी के अंदर इसका अपोजिट होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ऑप्शन नंबर ए जो वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन देखो, जैसे कोई भी हम सर्किट इधर मैं बना देता हूँ एक बार, देखिए जैसे मान लीजिए एक सर्किट है हमारे पास, इस तरह से एक रजिस्टर मैंने यहाँ पे जोड़ा है, इधर मेरे पास एक सेल है, एक बार मैं सेल देखो ऐसे बना रहा हूँ यहाँ पे, ये हमारे पास कोई सेल है, सेल के अंदर आपको पता है ये इलेक्ट्रोड होती है ऐसे ना, सेल के अंदर ये ऐसे इलेक्ट्रोड होती है, और सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट भी होता है, एक लिक्विड होता है जिसके अंदर ये इलेक्ट्रोड्स डिप होती है। ठीक है, आगे देखिए, एक मिनट, हाँ अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए ये वाली जो वायर है, ये वाली जो वायर है ये इसके साथ जुड़ी हुई है, और ये आगे जाके ऐसे ये सर्किट हमारा पूरा हो रहा है। ये मान लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल है सेल का, ये मान लीजिए नेगेटिव टर्मिनल है। अब बाहर तो करंट ऐसे फ्लो करता है प्लस टू माइनस,
पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट में भी तो करंट फ्लो करता है, वहां पे क्या होता है, देखो जब यहां से नेगेटिव टर्मिनल जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ये नेगेटिव वाला टर्मिनल है जब क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे, एक मिनट की, देखो ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है हमारा नेगेटिव वाला टर्मिनल है, ठीक है, ये नेगेटिव वाला हमारा टर्मिनल है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो इसमें बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन जब ये लूज करेगा तो इसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर से इसके पास इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट अगर इधर है तो करंट का मूवमेंट इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव टू पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही था कि बाहर डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है और बैटरी के अंदर नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये सीबीएसई 2022 का क्वेश्चन है, ये भी सीबीएसई 2022 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। इंटरनल रेजिस्टेंस जो है, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज कांस्टेंट। सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट होता है, ये कह रहा है। और रीजन क्या है, आयोनिक कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिमेन सेम ड्यूरिंग द यूज ऑफ सेल। बिल्कुल दोनों ही गलत हैं, अभी मैंने आपको बताया था, देखो प्रीवियस स्लाइड पे आप देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि देखो सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इस इलेक्ट्रोलाइट की वजह से होता है, इलेक्ट्रोलाइट में करंट फ्लो करता है तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस होता है, जिसको हम स्मॉल आर लिखते हैं। तो ये जो आर है इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती, चेंज होती रहती है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट की आयोनिक कंसंट्रेशन भी टाइम के साथ चेंज होती है। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आयंस की मूवमेंट चलती रहती है, तो इसलिए जो इसने लिखा है, क्या लिखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस कांस्टेंट लिख दिया और दूसरे में लिख दिया कि आयोनिक कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है। दोनों ही गलत है। ऑप्शन कौन सा होगा, आप ऑप्शन देख लीजिए, आई थिंक डी आप लिख दोगे यहाँ पे, क्योंकि मोस्टली डी में लिखा होता है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई 2023। नेक्स्ट पे चलेंगे, देखिए भाई, तो यहाँ पे देखो किरचॉफ के रूल आपने लगाने हैं और रूल अप्लाई करके आप मेरे को बताइए कि करंट कितना होगा 40 ओहम और 20 ओहम वाले में रजिस्टर में से। तो देखो केवीएल आपको अप्लाई करना आना चाहिए, यहाँ पे मैं केवीएल अप्लाई करूंगा, केवीएल अप्लाई करूंगा। आप जैसे मर्जी अप्लाई करिए, कोई डायरेक्शन वगैरह का कोई चक्कर नहीं है, बस रूल आपने ध्यान में रखने हैं। एक बार मैं अप्लाई करके आपको बताता हूँ। तो देखो जैसे मान लीजिए इसमें मैं अप्लाई करता हूँ कि मैंने मान लिया कि ऊपर वाले सर्किट में करंट जो है वो कुछ ऐसे फ्लो करता है, ठीक है, ऊपर वाले सर्किट में करंट ऐसे फ्लो करता है, यहाँ पे मैंने मान लिया करंट आई है। अब ये जो आई करंट यहाँ पे आ रहा है, ये जंक्शन आ गया, दो पार्ट में चला जाएगा, आपको पता होगा। मान लीजिए इधर करंट चला गया I1, इधर चला गया I2, और I किसके बराबर होगा, ये जो I करंट आ रहा है इट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 अकॉर्डिंग टू आपको पता होगा KCL, ठीक। चलिए अप्लाई करेंगे, यहाँ पे केवीएल अप्लाई करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अप्लाई कर देते हैं। आपकी मर्जी है क्लॉकवाइज करना है या एंटी क्लॉकवाइज करना है, ठीक है। तो मान लीजिए मैं इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अप्लाई करता हूं, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूं अप्लाई KVL इन लूप ABCDA। तो अगर मैं वहां पे अप्लाई करूंगा तो क्या आ गया मेरे पास, -80 प्लस 20, और 20 के साथ क्या है, I है। उसके बाद आगे चलेंगे प्लस 40 I1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये केवीएल होता है भाई, ठीक है, क्या होता है, ये केवीएल होता है। एक बार थोड़ा बता देता हूँ, देखो हम चल रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं तो बैटरी का पहले मेरे को मिला नेगेटिव टर्मिनल, तो यहाँ पे मैंने माइनस लगाया। फिर आगे चल रहे हैं, अब देखो करंट इधर जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं तो प्लस का ही आएगा 20I। आगे चलो इधर 40 वाले में से करंट इधर जा रहा है और हम भी लूप भी हमने ऐसे ही अप्लाई किया है, तो सेम डायरेक्शन है दोनों की, तो प्लस का ही आएगा 40I1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ थोड़ा सिंप्लीफाई करके, 20I की जगह क्या लिखोगे आप, I1 प्लस I2, तो ये हो जाएगा 20I1 प्लस 20I2 प्लस 40I1 इक्वल टू 80। आगे लिखो 20I1 कितना हो जाएगा, देखो 40 प्लस 20 60 हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका 60I1 प्लस 20I2 इक्वल टू 80। तो यहाँ पे आप क्या करो, 20 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो ये आएगा इधर कितना 3I1 प्लस I2 इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर इसको बोलिए 1, ठीक है। अब अप्लाई करेंगे लूप दूसरे वाले में, इधर लिख देते हैं अप्लाई KVL इन
इसको बोलेंगे हम क्या, ई डी सी एफ ई, इसमें अप्लाई करो। देखो इसमें अप्लाई कर देते हैं, आपकी मर्जी है, आप इसको क्लॉकवाइज भी अप्लाई कर सकते हैं और आप इसको एंटी क्लॉकवाइज भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलेंगे यहाँ पे, देखो ये बनेगा आपका -40 -40 I1, क्योंकि करंट इधर आ रहा है और हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लूप अप्लाई किया। यहाँ पे लिखेंगे, देखो ये I2 करंट ऐसे आ रहा है, इस तरफ इधर बढ़ रहा है, तो हम भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं +10I2 = 0। तो यहाँ से मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ 10, एक मिनट, तो मैं इसको देखो सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ। यहाँ पे माइनस का ये हो जाएगा आपका 40I1 और प्लस का 10I2 = 40, ठीक है ना। बस सिंप्लीफाई करके I1 पहले लिख दिया, -40I1 + 10I2 = 40, प्लस का हो जाएगा उधर जाके। तो दोनों तरफ आप माइनस के 10 से डिवाइड कर लो तो कितना आएगा, 4I1 - I2 = -4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से मैं इसको लिख देता हूँ, इक्वेशन नंबर बोल देते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। माइनस के 10 से डिवाइड करो या सिर्फ 10 से भी डिवाइड कर सकते हो, उससे भी कोई डिफरेंस नहीं आया, ठीक है। आंसर आपका वही आएगा। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करोगे तो I2 और I2 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका बनेगा ये 7I1 = 0। तो दिस इंप्लाइज I1 = 0। I1 तो आपका 0 आएगा, यानी कि बीच वाले, इसने पूछा था 40 वाले में से कितना करंट जाएगा, 40 वाले में से करंट जाएगा 0 एम्पियर, कोई करंट नहीं जाएगा। और पूछा 20 वाले में से, यानी कि आपको I की वैल्यू भी निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, देखो अब मेरे पास I1 की वैल्यू आ गई है, कहीं पर भी आप पुट कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो। I1 अगर 0 है तो I2 कितना होगा, I2 होगा मेरे पास 4 एम्पियर। पूछा क्या है कि 20 वाले में से कितना करंट जाएगा, 20 वाले में से करंट माना था मैंने I, तो I क्या होता है, I1 + I2 होता है। I1 तो 0 है, I2 4 है, तो टोटल करंट 4 एम्पियर, यानी कि इस वाले रजिस्टर में से करंट जाएगा 4 एम्पियर। ये था आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2019 में CBSE में पूछा गया है, ठीक है। चलो आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी किरचॉफ रूल से रिलेटेड है, KVL है। पूछा क्या है, बी और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लिया। तो बेटा देखो बी और डी के बीच में, आप देख सकते हैं एक रजिस्टर जुड़ा हुआ है। अगर इस रजिस्टर के अक्रॉस मेरे को करंट पता लग जाए तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस बड़े आराम से बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला होता है V = I × R। I फाइंड करना पड़ेगा, R पहले से दे रखा है 2, इक्वेशन नंबर बोल देता हूँ 1। क्वेश्चन पूछा गया था CBSE 2018। देखिए तो क्या करोगे, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, KVL ही अप्लाई करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा देखो 2 वोल्ट 2 ओहम, तो यहाँ पे इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी है 2 ओहम। 1 ओहम लिखा तो यहाँ पे एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी है 1। 3 लिख दिया यहाँ पे तो ये एक 3 है। यहाँ पे 1 लिखा तो यहाँ पे एक रजिस्टर भी है 1 ओहम का, ठीक है। ये आप अलग से इसको लगा लोगे, ठीक है। देखिए अप्लाई करते हैं, मान लीजिए करंट ऐसे फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, ओके। करंट मान लीजिए इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और इस डायरेक्शन में मैंने मान लिया कि कितना करंट जा रहा है, मैं मान लेता हूँ इसको, इधर जो करंट जा रहा है ना, मान लीजिए I करंट है, उसमें से कुछ करंट इधर गया और कुछ करंट इधर चला गया। मान लीजिए इधर गया है I1 और इधर गया है I2, ठीक है। आप अपनी मर्जी से जैसे मर्जी बढ़ाओ, बस रूल का ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लूप अप्लाई करेंगे, ठीक है। मान लीजिए इसमें अप्लाई कर देता हूँ मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ऊपर वाले में भी कैसे अप्लाई करूँ, चलो एंटी क्लॉकवाइज ही कर देता हूँ, ऊपर वाले में भी अप्लाई। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अप्लाई, देखो बार बार हम इस चीज को रिपीट नहीं करेंगे, बस डायरेक्ट लिखते हैं अप्लाई KVL इन लूप DCBD। जल्दी से देखिए -3, ठीक है। और ये रजिस्टर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -3 + 3 × I, और आप देख सकते हैं यहाँ पे जंक्शन है, ये I क्या है आपका I1 + I2 है, तो यहाँ पे आएगा 3I1 + 3I2। आगे चलोगे तो प्लस I1 + I2, ओके, क्योंकि 1 है ना यहाँ पे। फिर बैटरी का कौन सा टर्मिनल मेरे सामने आ रहा है, सबसे पहले पॉजिटिव, तो प्लस का 1। आगे चलो प्लस, अब इस 2 वाले में से कितना करंट जा रहा है I2, तो लिख देता हूँ यहाँ पे 2I2 = 0। जल्दी से इसको अरेंज करके लिखेंगे, I1 इकट्ठा कर लो, 3I1
4i1, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 4i1, i2 इकट्ठा करेंगे 3i2, 4i2, 6i2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट देखो -3 + 1, तो इधर आएगा 2, राइट में कितना आएगा 2 आएगा। 2 से डिवाइड करो दोनों तरफ, 2i1 + 3i2 इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1 बोलिए। आगे लूप अप्लाई करो इस वाले लूप के अंदर, तो ये बनेगा आपका, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ देखो यहाँ पे 2i1 - 2 + 1 और प्लस i1 और माइनस, देखो अब माइनस, क्योंकि देखो करंट ऊपर से नीचे आ रहा है और मैं लूप ऐसे लगा रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस में आएगा 2i2 और इक्वल टू 0। ओके, तो ये आएगा आपका। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, i1 i2 इकट्ठा करेंगे, 2i1 और i1 ये हो जाएगा आपका 3i1 और माइनस का 2i2, और यहाँ पे देखो माइनस का 1 बचेगा, उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर बोल दीजिए इसको 2, ये 3 है ना, हाँ ये 3। चलिए 1 और 2 को बस अब आप क्या करोगे, सोल्व करोगे। कैसे सोल्व करोगे, देखो वहां पे 3 है और इधर 2 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों जगह 6 बन जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा फिर, इधर आएगा देखो 6i2। ओके, चलो एक बार मैं लिख ही देता हूँ इसको पूरे को। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ, मेरे पास आएगा क्या 6i1 प्लस, सॉरी 9 आता है ना फिर, देखो 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6i1 और 9i2 इक्वल टू, यहाँ पे 1 है तो ये हो गया आपका 3, इक्वेशन नंबर, चलो इसको 3 बोल देते हैं। उसको मल्टीप्लाई करो 2 से, तो 6i1 और -4i2 इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर बोल देते हैं 4। अब क्या करना आपने, 3 में से 4 को माइनस कर दो, ठीक है, इसमें से माइनस करोगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हुआ, ये ऐड हो जाएगा 9 + 4 13i2 इक्वल टू, ये कितना आएगा 1 आएगा। तो यहाँ से मेरे पास i2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/13 आ रही है। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कीजिए सारी वैल्यू, ठीक है। i2 की वैल्यू हमको पता लगी, i2 क्या था, जो इस वाले रजिस्टर में से करंट जा रहा है, यानी कि यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो v कितना आएगा हमारे पास, v इक्वल टू 1/13 इंटू, और रेजिस्टेंस कितना है 2, तो आंसर आ रहा है आपका v इक्वल टू 2/13 वोल्ट, यानी कि b और d के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आएगा 2/13 वोल्ट, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक मिनट में थोड़ा सा इसको, आई थिंक ये विजिबल नहीं है, अब देखिए भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई 2024 में पूछा गया था। पूछा क्या है, ये जो आपको बीएम जो आर्म दिखाई दे रही है नेटवर्क के अंदर, इसमें से करंट पूछ रहा है कितना पास करेगा। देखो भाई अगर आप इसको ना सिंपल मेथड से करोगे, सिंपल रजिस्टर को जोड़ के सोचोगे पहले पूरे सर्किट का रजिस्टेंस निकाले और फिर करंट देखे अलग अलग से, फिर करंट डिवाइड करें, तो ये काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन को बेटर रहेगा कैसे करेंगे, केवीएल से करेंगे, ठीक है। उसके लिए पहले ध्यान से देखो, एक बार जल्दी से देख लो, 2r + r 3r हो जाएगा, प्लस r 4r, 4r + 4r कितना बनेगा, 4r + 4r पैरेलल में है तो ये बन जाएगा आपका 2r। अब ये 2r + 2r सीरीज में है तो यहां तक बन गया कितना 4r, फिर ये 4r और ये वाला 4r ये पैरेलल में है तो यहां तक बन गया कितना आपका 2r, ठीक है। देखो ये आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतना जल्दी आपको कैसे बता दिया, ये 10th क्लास में भी आता है ये टॉपिक, और सीरीज और पैरेलल में जोड़ना आपको प्रैक्टिस हो गई होगी, ठीक है। चलिए देखो 4 + 4 अगर हम बोलते हैं ना 4 + 4, तो अगर वो पैरेलल में है तो 4 + 4 8 नहीं होंगे, वो 2 हो जाएंगे, ओके। तो अब देखो इतना सर्किट मैंने सोल्व कर लिया, इतना सर्किट सोल्व करने के बाद मेरे पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो 2r बनी। तो मैं अब क्या करूंगा, सर्किट एक बार नीचे बना देता हूं, बैटरी है, सेल है, एक रजिस्टर यहाँ पे है, यहाँ पे एक रजिस्टर है, इधर एक सेल है और ये ऐसे जुड़ा, फिर यहाँ पे इस पूरे पार्ट को, ये जो पूरा पार्ट है इस पूरे को सोल्व करके मेरे पास रेजिस्टेंस आ रहा है कितना, सिर्फ 2r, और यहाँ पे है 4r, यहाँ पे है 3r, ओके, ये 10 वोल्ट है और ये 6 है, ठीक है, प्लस माइनस
प्लस माइनस। बस अब क्या करोगे, इसमें केवीएल अप्लाई करना है आपने, और केवीएल अप्लाई करके करंट पूछ दिया इस ब्रांच के अंदर, तो जैसे मर्जी अप्लाई करो। देखो मान लीजिए करंट ऐसे चलेगा, ओके, करंट ऐसे चल रहा है, कितना करंट चल रहा है ऐसे, मैंने बोल दिया यहाँ पे करंट है मान लीजिए आई, तो एक आई करंट यहाँ तक आ रहा है, फिर कुछ करंट यहाँ जाएगा, कुछ यहाँ जाएगा। मान लीजिए इधर करंट गया I1 और इधर गया है आपका I2, ठीक है। बस फिर केवीएल अप्लाई करो दोनों में, अप्लाई केवीएल, ठीक है। आई थिंक अब आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, बिल्कुल सिंपल है। केवीएल अप्लाई करोगे पहले वाले में -10 प्लस 3R इंटू आई प्लस 4R इंटू I1 -6 इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर भी ऐसे लूप अप्लाई करोगे, केवीएल अप्लाई करोगे, दो इक्वेशन बनेगी, दोनों इक्वेशन से आप I1 और I2 फाइंड कर लोगे, और I1 पूछा आप बता दोगे यहाँ पे, ठीक है। तो आई थिंक इसको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, जो चीज इंपॉर्टेंट थी मैंने वो आपको इसमें बता दी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी आपका सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन है। अगेन देखो ये वैसा ही क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आप 10th क्लास में भी इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। पूछा है पहले पार्ट में, पूछा है इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताइए ए और एम के बीच में। दूसरे पार्ट में पूछा है पावर सप्लाइड बाय बैटरी। एक चीज हमेशा याद रखनी है, कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है सारा का सारा वर्क कौन करेगा, बैटरी करेगी, है ना। वर्क इज डन बाय बैटरी इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो बैटरी यहाँ पे काम करेगी, पावर वगैरह सारा बैटरी ही प्रोवाइड कर रही है। तो पावर सप्लाइड का फॉर्मूला आपको पता है, सिंपल V इंटू आई होता है। कैसे निकालोगे, V तो दे रखा है 6, सर्किट के अंदर करंट कैसे निकालोगे, V बाय R का फॉर्मूला लगाओगे, 6 इंटू वी दे रखा है 6, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस आप फाइंड करोगे, ये काम आपका है, ओके। R इक्विवेलेंट आपने फाइंड करना है, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन पहले पार्ट में पूछा सिर्फ A और M के बीच का रेजिस्टेंस, A और M के बीच का। तो बेटा इसमें हम क्या करेंगे, देखो मान लीजिए देखो करंट ऐसे चला सर्किट में, ऐसे इस तरह से, यहां से करंट जाएगा तो करंट बंट रहा है, ऐसे जाएगा। अब इस 10 में और इस 10 में करंट सेम जाएगा, तो 10 + 10 20। अब ये 20 और देखो करंट यहाँ पे ऐसे बंट गया था, अब ये वाला 20 और ये वाला 20 पैरेलल में है, तो 20 + 20 इन दोनों, इसको पूरे सर्किट को जोड़ के कितना आएगा हमारे पास 10, ओके। अब ये 10 और ये वाला 10 ये कैसे हो जाएंगे, जो करंट देखो इसमें से जाएगा अब आगे जाके ये सीरीज में हो जाएगा, तो ये 10 और ये 10, फिर 20, फिर 20 और 20 पैरेलल में, फिर 10 हो गया, ओके। कितना हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 10 और फिर 10 अगेन सीरीज में 20, फिर 20 और 30 अगेन पैरेलल में। तो ये सारा का सारा जो है आप कर चुके हैं ये पहले 10th क्लास में, तो इसको आप जोड़ सकते, ठीक है। इसमें कोई एक्सप्लेन करने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सीबीएसई 2024 का ही क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है इसमें, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द ब्रांचेज ए बी एंड बी सी। ए बी आपको दिखाई दे रही है, इस ए बी के अंदर और बी सी के अंदर करंट बताइए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सीबीएसई ने पूछा था पिछली साल 2024 में। कैसे करोगे जल्दी से एक बार देख लो। आप सिंपली क्या करो, फटाफट से यहाँ पे अप्लाई कर दो केवीएल। उसके लिए पहले करंट की डायरेक्शन बता देता हूँ। इधर से बोल दो इसको मान लीजिए I1, इसको बोल देता हूँ I2, और इधर बोल देता हूँ ये करंट है I, और I क्या होगा, I1 प्लस I2 होगा। जल्दी से अप्लाई करो, जिधर मर्जी अप्लाई कर लो। मान लीजिए ये डायरेक्शन ले लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज अप्लाई कर देते हैं, ओके। अप्लाई करो, लूप यहाँ पे लिख देता हूँ, अप्लाई KVL इन लूप कौन सा है, NMBAN। जल्दी करेंगे तो यह आएगा आपको -5 आगे प्लस 10I1 प्लस 10I2। आप समझ गए होंगे मैंने दो बार क्यों लिखा 10I1 प्लस 10I2, क्योंकि R1 के अक्रॉस करंट जाएगा I, और I है आपका I1 प्लस I2, तो डेट्स वाई 10I1 प्लस 10I2। आगे चलेंगे प्लस 5, और देखो सर इस सर्किट में, इस वाले सर्किट में तो करंट क्या है आपका I1 है ना, I1 है, तो इसके अक्रॉस क्या लिखूंगा मैं, 5 इंटू I1 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे, 15I1 10I2 इक्वल टू 5, दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दो, 3I1 2I2 1, इक्वेशन नंबर 1 बोलिए, ठीक है। आगे चलेंगे भाई, इसमें अप्लाई करेंगे तो इसमें क्या लिखेंगे, प्लस का 10, क्योंकि देखो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं, और इधर से अगर मैं ऐसे चलूंगा इधर, तो मेरे को बैटरी का पहले पॉजिटिव टर्मिनल दिखाई दे रहा है, तो प्लस लिखूंगा, प्लस 10 आगे प्लस, अच्छा प्लस नहीं लिखूंगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे प्लस नहीं लिखूंगा, क्योंकि आप देखिए
क्योंकि करंट ऐसे आ रहा है और मेरा लूप जो है वो ऐसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट में, तो माइनस देखो -20 और साथ में आएगा I2, ऊपर देखो 5। अब 5 में देखो करंट तो ऐसे आ रहा है और लूप हमारा एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो माइनस आएगा -5I2। और अब देखो यहाँ पे 10 वाले में, तो इसमें क्या आएगा, अब देखो लूप ऐसे आ रहा है नीचे की तरफ और करंट ऊपर जा रहा है, तो ये माइनस आएगा -10 और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं I1 + I2, ओके, और इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे 10 - 20I2 - 5I2 - 10I1 - 10I2 इक्वल टू 0। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, I1 कितना हो जाएगा आपका माइनस का 10I1 हो जाएगा, I2 बोलिए जल्दी से, I2 कितना होगा आपका 10 20 30 35 माइनस का 35I2 हो जाएगा, 10 उधर जाके माइनस में चला जाएगा, ठीक है ना, 10 उधर जाके माइनस में चला जाएगा। हम क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, -5 से कर दो, माइनस कैंसिल ही हो जाएगा, ये आएगा आपका 2I1 7I2 2, ओके। इक्वेशन नंबर बोलिए सेकंड। 1 और 2 को हम सोल्व करेंगे। 1 और 2 को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो और आप उसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो मैं कर देता हूँ एक बार, इसको इधर लिख देते हैं। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये आपके पास आएगा 6I1 + 4I2 इक्वल टू 2। नई इक्वेशन बन जाती है हमारी, देखो इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड बोल देते हैं, ठीक है ना। और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये आएगा 6I1 + 21I2 इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर बन गई हमारी 4। अब हम क्या करेंगे, 4 में से 3 को माइनस कर दो, 4 में से 3 को माइनस करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 21 में से 4 जाएगा तो 17 बचेगा, 17I2 इक्वल टू 6 - 2 कितना 4। तो I2 कितना आएगा, I2 इक्वल टू 4/17। और I2 कहाँ पे चल रहा है, देखो I2 कहाँ पे चल रहा है, इसमें यहाँ पे I2 चल रहा है। क्या पूछा था, करंट ही पूछा था ना, तो BC के बीच में करंट I2 चल रहा है और वो क्या वैल्यू आई 4/17 एम्पियर, ठीक है। आगे डिवाइड करना तो आगे भी कर सकते हो, 4 को डिवाइड कर लो 17 से, या इसको यहीं पर भी छोड़ सकते हो। AB के अक्रॉस बताना है, AB के अक्रॉस यानी कि आपको क्या चाहिए होगा, I1 चाहिए होगा। I1 कहां से निकालोगे, I2 की वैल्यू कहीं पर भी पुट कर दो, यहां पर पुट कर दो 3I1 2I2 की जगह 4/17 इक्वल टू 1। तो यहां से आप देखिए 3I1 कितना आएगा आपका, 3I1 इक्वल टू 8/17, 1 - 8/17 कितना हो जाएगा, 17 - 8 विल बी 9, ओके। 17 माइनस 9, तो ये आएगा आपका 9/17। तो I1 कितना आएगा, 3 से डिवाइड कर दो, ये 3 आ गया, तो 3/17 एम्पियर, ओके, 3/17 एम्पियर, ठीक है। तो I1 भी आ गया हमारे पास और I2 भी आ गया है, ठीक है। तो I कितना हो जाएगा, फिर I1 और I2 को जोड़ के आप I भी फाइंड कर सकते हैं, है ना। 3/17 एंड 4/17 करोगे तो ये कितना आएगा आपके पास 7/17 आ जाएगा। लेकिन हमसे पूछा था सिर्फ AB और BC में, तो वो हमने बता दिया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन CBSE का क्वेश्चन है 2023 का। क्वेश्चन क्या कहता है, देखो 2 सेल EMF E1 और E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और R2 है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। कैसे जोड़ा उनको, पैरेलल में जोड़ा है, इस बार सीरीज नहीं जोड़ा। विद देयर टर्मिनल्स ऑफ सेम पोलैरिटी कनेक्टेड टुगेदर, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट EMF ऑफ द कॉम्बिनेशन। देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक सेल और उसका इंटरनल, दूसरा सेल और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ऐसे करके पैरेलल में जोड़ देंगे, ठीक है। और किसी न किसी सर्किट का पार्ट होंगे ऐसे कुछ, ठीक। इसका EMF कितना है, E1 है, इसका EMF कितना है, E2 है, पहले वाले का इंटरनल R1 है, इसका R2 है। ये पॉइंट मान लीजिए A, ये पॉइंट मान लीजिए B। देखो अगर इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आता है, एक चीज ध्यान में रखोगे, यहाँ पर आप मेरे को बताइए, ऊपर वाले, ये ऊपर वाला जो आपको सर्किट दिखाई दे रहा है ना, तो इसको मैं नेमिंग कर देता हूँ A B, इसको बोल देते हैं C D E F। ऊपर वाली जो लाइन दिख रही है CD, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा,
दोनों के दोनों कहां से जुड़े, देखो ऊपर वाला सेल कहां से जुड़ा है, ए और बी से जुड़ा है, नीचे वाला सेल भी किससे जुड़ा है, ए और बी से जुड़ा है। तो ऊपर वाले के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस अगर वी है तो नीचे वाले के अक्रॉस भी क्या होगा, वी ही होगा ना, यही तो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो मैं क्या करूंगा, वी कैसे निकालते हैं आपको पता है, ऊपर वाले के लिए लिखूंगा मैं वी कैसे निकालते हैं, वी इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो ई1 लिख देता हूं माइनस, ऊपर वाले में करंट मान लीजिए कितना है, I1 बोल देता हूं इसको, और इधर करंट I2 बोल देता हूं, और यहां से मान लीजिए करंट आ रहा था आपका I। केसीएल अप्लाई करोगे तो आपको पता लग जाएगा I क्या होगा, I1 प्लस I2 होगा, इक्वेशन नंबर इसको 1 बोल देता हूं। तो E1 माइनस I1 इंटू रजिस्टेंस है आपका क्या, R1। ओके, दूसरे वाले सर्किट के लिए अगर मैं लिखूंगा V, तो वहां पर भी सेम ही लिखूंगा ना, E2 माइनस I2 इंटू R2, ऐसे लिखा जाएगा। ओके, चलिए अब देखो दोनों, ये तो V है, इधर भी क्या है, ये V है, दोनों से सेम वैल्यू आ रही है हमारे पास, ठीक है। चलो आगे देखो इसको, अब हम क्या करते हैं, देखो देखिए I1 की वैल्यू क्या होगी, व्हाट शुड बी I1। तो यहाँ पे देखो लिखेंगे इसको, हमारे पास आया था V इक्वल टू E1 माइनस I1, और यहाँ पे आया था ये R1, ठीक है। तो देखो यहां से ये जो हमारे पास E1 है, ये क्या आएगा, V प्लस I1 इंटू R1, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ओके, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या इसको एक बार ऐसे ही रहने दो, एक मिनट, इसको एक बार ऐसे रहने दो, I1 की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो V इक्वल टू E1 माइनस I1 की जगह क्या आएगा, करंट कितना फ्लो करेगा, E1 डिवाइडेड बाय, ओके, रेजिस्टेंस सर्किट का यहाँ पे क्या लिखेंगे, रजिस्टेंस, एक मिनट, अच्छा ऐसे करो, I1 I2 निकाल लो भाई यहाँ से, ऐसा मत करो, I1 और I2 निकालो, गड़बड़ हो जाएगी इसमें। चलो I1 लिख लो यहाँ से, I1 क्या आएगा मेरे पास, I1 विल बी E1 माइनस V डिवाइडेड बाय R1, और इसी तरह से आप यहाँ से I2 फाइंड करोगे तो ये आएगा आपका बस E2 माइनस V बाई R2, बस आप दोनों को उठा के क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दो, ठीक है, ऐसे करना है। तो I क्या आएगा मेरे पास, I इक्वल टू I1 की जगह ये वैल्यू पुट करो, E1 माइनस V बाई R1, और I2 की जगह ये वैल्यू पुट करो, E2 माइनस V बाई R2, ठीक है, ऐसे करना है। अब थोड़ा थोड़ा इसको क्या करो, ऐसे लिख दो, I इक्वल टू, ये देखो ये R1 जो है ये दोनों के नीचे है, और ये R2 इन दोनों के नीचे डिवाइड में, तो लिखूंगा इसको E1 बाई R1 माइनस V बाई R1, E2 बाई R2 माइनस V बाई R2, ठीक है। E अलग कर लो और V अलग कर दो, तो क्या बनेगा, देखिए, चलो इधर लिखते हैं। तो मेरे पास जो I आएगा ना, I को मैं ऐसे लिखूंगा, I इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ E1 बाई R1, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, माइनस में V अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास आएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, यही आएगा। अब हम क्या करेंगे, इस V वाली टर्म को नेगेटिव में जो है इसको इधर ले आएंगे, तो ये प्लस हो जाएगी V इंटू, और ये जो ब्रैकेट में है इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बनेगा, R1 R2 एलसीएम आएगा ना, तो ये बन जाएगा आपका R1 प्लस R2 डिवाइड में R1 R2 इक्वल टू, यहाँ पे आएगा, देखो इसको एलसीएम लोगे, यहाँ पे अगर एलसीएम वगैरह लोगे तो क्या बनेगा, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 R2, ठीक है, एलसीएम लेने के बाद ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, और ये I इधर आके माइनस में I हो जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या करो, V इधर रखो, और ये जो यहाँ पे है इसको आप उधर ले जाओ डिवाइड में, तो अगर डिवाइड में लेके जाओगे तो ये नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा E1 R2 प्लस E2 R1, ओके। और देखो जब डिवाइड में आएगा तो नीचे आएगा इसमें R1 प्लस R2 माइनस, और I के साथ क्या आएगा, देखो I के साथ क्या आएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे I था, I के साथ ये डिवाइड में आ रहा है तो I के डिवाइड में आएगा, I के अगर डिवाइड में आएगा तो R1 R2 तो ऊपर चला जाएगा, R1 R2, और नीचे क्या आएगा, R1 प्लस R2, ठीक है ना।
ऐसे। अब देखो ये इसको बोल देते हैं हम इक्वेशन नंबर, इसको 1 बोला था, इसको इक्वेशन नंबर हम बोल देते हैं सेकंड। इसको मैंने क्या बोला, इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया भाई, ठीक है। अब देखो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, जो हम बार बार हमने फॉर्मूला लगाया था, हम क्या लिखते आ रहे हैं, v इक्वल टू ई माइनस आई इंटू आर। सिंगल सेल है तो ऐसे लिखते हैं, अगर एक से ज्यादा सेल होंगे तो ई की जगह ई इक्विवेलेंट लिखूंगा, आर की जगह क्या आर इक्विवेलेंट लिखूंगा। इक्वेशन नंबर बोल देता हूँ 3। कंपेयर करो, ई इक्विवेलेंट की वैल्यू आपको समझ में आ रही होगी, ये रही, कंपेयर करोगे तो ये ई इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आपको आई को छोड़ के जो बच गया ये क्या है आपका, ये आर इक्विवेलेंट है। कंपेयर कर लो, यही पूछा था, क्या पूछा था, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द कॉम्बिनेशन। सिर्फ ईएमएफ पूछा था, हमने दोनों ही बता दिए, ईएमएफ भी है और आर इक्विवेलेंट भी यहाँ पे आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अच्छा ये लास्ट था,